साल 1971 अमेरिका की एक डोमेस्टिक फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 36 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लेता है, अपनी डिमांड्स रखता है और उसकी सारी डिमांड्स मान भी ली जाती हैं। ये अमेरिका का पहला प्लेन हाईजैक केस था। वो हाईजैकर प्लेन लैंड होने से पहले ही उड़ते हुए प्लेन से कहीं गायब हो जाता है। आखिर कहाँ गायब हो गया वो हाईजैकर और क्यों एफबीआई आज तक उसको ढूंढ नहीं पाई है? क्यों आज तक ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है? चलिए जानते हैं पूरा केस। वेलकम टू फैक्ट एंड मिस्ट्री चैनल। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये फ्लाइट 45 मिनट्स की एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो पोर्टलैंड से सिएटल शहर में जा रही है, जो कि काफी करीब है। लोग भी ज्यादा नहीं हैं, 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स ही हैं बस। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ये कोई नहीं जानता था कि ये प्लेन आज हाईजैक होने वाला है। इन्हीं पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर जिसका नाम डीबी कूपर था, वो बिल्कुल नॉर्मल वे में बैठा हुआ था और एकदम नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप किए हुए था। ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, टाई, हाथ में एक ब्रीफकेस और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए था और उसकी एज कोई मिड 40s होगी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया और सिगरेट पीने लगा। 70s में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। फ्लाइट में सिगरेट पीना भी अलाउड था और पैसेंजर्स और उनके सामान की कोई ज्यादा चेकिंग भी नहीं होती थी। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो जानबूझकर प्लेन की लास्ट सीट नंबर 18E पर ही बैठता है ताकि उसकी एक्टिविटीज को कोई नोटिस ना कर सके। वो एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और मुस्कुराते हुए उसको एक एनवेलप देता है और देते हुए कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शार्पनर। उसको लगा शायद कि ये पैसेंजर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये नोट बिना पढ़े अपने पॉकेट में रख लेती है। कुछ देर के बाद वो पैसेंजर उस एयर होस्टेस से फिर कहता है कि आपको वो नोट पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ही वो एयर होस्टेस वो नोट पढ़ती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बस एक छोटा सा नोट था जिसमें बस 2 लाइन्स लिखी थी। उसमें लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आके बैठ जाएं। ये वर्ड्स उस एयर होस्टेस को ही नहीं, सारे अमेरिका को हिलाकर रख देते हैं। फ्लोरेंस शार्पनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टैक्स और एक डेटोनेटर था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के बैग्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स की आखिर में उसने फ्लोरेंस शार्पनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती की तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स और भी थे जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनके पीछे क्या चल रहा है। फ्लोरेंस शार्पनर डैन कूपर की डिमांड्स को लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा वाकया सुनाया। पायलट ये खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और वहां से ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नैरोब के पास पहुंचती है। वो यहाँ पे डिसीजन मेकर हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करेंगे। वो जो कुछ भी कहेगा उसकी सारी डिमांड्स को पूरा कर देंगे। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये था, वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक में ये बात फैले और उनकी एयरलाइंस का नुकसान हो, जिसके लिए वो हाईजैकर की कोई भी बात मानने के लिए तैयार थे। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मक्लो था, वो अब इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ जाती है, जो पायलट और डैन कूपर के बीच बातचीत कराने का काम कर रही है। यहाँ बता दें कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक है जो रैंसम के लिए किया गया। इसी बीच सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिसके सीरियल नंबर्स भी नोट कर लिए गए थे और एक नियरेस्ट स्काई डाइविंग क्लब से पैराशूट के 2 बैग्स भी मंगा लिए गए। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इतने बड़े अमाउंट को अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए था। इतने कम टाइम में ये अमाउंट अरेंज नहीं किया जा सकता था क्योंकि फ्लाइट सिर्फ 45 मिनट की थी। तो पायलट से कहा जाता है कि प्लेन को सिएटल के ऊपर ही गोल गोल घुमाते रहें जब तक हम पैसे अरेंज नहीं कर लेते। इस तरह ये 45 मिनट की फ्लाइट 3 घंटे में बदल जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स थे उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअली उनका प्लेन हाईजैक हो गया है। पायलट पैसेंजर्स को ये बताते हैं कि हम एक माइनर टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से लैंडिंग में देर हो रही है। फाइनली 4:46 पर फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करती है। वहाँ पर जब पैराशूट्स और पैसों का बैग कूपर के हवाले कर दिया जाता है तो वो सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को फ्लाइट से उतरने की परमिशन दे देता है, सिवाय 2 पायलट्स के और एक एयर होस्टेस टीना मक्लो के। यहाँ पर फ्लाइट को रीफ्यूल किया जाता है। इस वक्त रात हो चुकी है और जहाज एक बार फिर टेक ऑफ कर गया है। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मक्लो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी।
वो चाहता था कि जहाज के गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने उसकी सारी डिमांड्स तो पूरी कर दी थी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल ही नहीं था। जिसके बाद पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूल के लिए दो ऑप्शंस दिए, रिन्यू या फिनिक्स। डैन कूपर रिन्यू पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। दो फ्लाइट जेट्स को जहाज के पीछे रवाना कर दिया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रिन्यू की तरफ बढ़ रहा था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने के लिए कहा। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। अब आगे जो होता है ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल बात है। ऐसा तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है। ये बिल्कुल एक मूवी के सीन की तरह लगता है, लेकिन कूपर ने इसको सच किया। उस टाइम बोइंग 727 प्लेन्स में पीछे का आफ्ट स्टेयरकेस होता था, जिसमें प्लेन के पीछे के नुकीले हिस्से में एक स्टेयरकेस होता था। कूपर ने इन्हीं स्टेयरकेस को खोला और वहां से छलांग लगा दी। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पायलट्स और एयर होस्टेस ने ऐसा होते हुए देखा तो नहीं, क्योंकि वो लोग कॉकपिट में थे। कॉकपिट के दरवाजे बंद किए हुए थे और वहां से अंदर देखने के लिए कोई विंडो या ग्लास नहीं होता था। रात 8:13 पर पायलट्स ने यह नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो उन्होंने प्लेन को दोबारा से रीलेवल किया। 3 घंटे के बाद जब जहाज रीनो पर लैंड होता है तो जहाज को अच्छी तरह से चेक किया जाता है, लेकिन जहाज में ना तो कूपर था, ना कोई बॉम्ब मिला। ना तो जहाज में और ना ही कहीं भी डैन कूपर का कुछ अता पता मिला। ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा, वो कहीं नहीं था। डैन कूपर को किसी ने जंप करते हुए नहीं देखा, लेकिन स्टेयरकेस खुला रह जाने की वजह से ये बात तो क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं जंप कर दी थी। एफबीआई ने प्लेन में सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बर्ड्स और 2 में से एक पैराशूट का बैग मिला, जो कूपर पीछे छोड़ गया था। यहाँ तक कि किसी के पास उसकी कोई फोटो भी नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से पूछताछ करने के बाद उसका हुलिया पता किया गया और उसके हिसाब से उसका स्केच बनाया गया। इससे पहले कि कूपर को सिएटल और रीनो के बीच में सर्च किया जाता, एफबीआई को यह जानना था कि कूपर ने एग्जैक्टली कहां पर जंप की थी। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था, यानी जिस पाथ पर जहाज उड़ रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था। साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की हेल्प से पता चला कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 में खुला था। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन ना तो कूपर का कोई नामो निशान था और ना ही पैसों का कुछ पता था। यहाँ तक कि इस पूरे एरिया में इतनी ज्यादा ठंड थी कि सबको लगा कि यहाँ सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है और डैन कूपर मर गया होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अमेरिकन हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एफबीआई ने पब्लिक की हेल्प लेनी शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी न्यूज़पेपर में दे दिए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले को इनाम देने का भी वादा किया गया। एफबीआई का मानना था कि अगर कूपर जिंदा होगा तो कहीं ना कहीं ये पैसे खर्च करने की कोशिश करेगा। लेकिन हैरत है, इस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी खर्च नहीं हुआ था। लेकिन ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 साल के बाद यानी 1980 में एक मामला सामने आता है। सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा होता है जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिलती हैं। ये $20 के नोट की जो $5,08,000 बनते हैं। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर एफबीआई के पास पहुंचे। अच्छी बात यहाँ ये हुई, इन नोटों के सीरियल नंबर उन नंबर से बिल्कुल मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 साल के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस बात ने केस को और भी उलझा के रख दिया था, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पाए गए। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप लोकेशन में एक रिवर है जिसका नाम लुइस रिवर है। वहां पर डैन कूपर से ही ये पैसे गिर गए होंगे। वहां से बहते हुए ये पैसे कोलंबियन रिवर तक आ गए होंगे।
बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से टीना बार बीच तक किसी भी कंडीशन में बहकर नहीं आ सकते थे। एफबीआई के लिए ये मैटर तो सुलझने के बजाय और उलझ रहा था। यही नहीं, बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे मिले थे, वहां 1974 में कुछ खुदाई का काम किया जा रहा था। हाईजैकिंग के 3 साल के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए। इस नई इन्फॉर्मेशन से तो ये पता चलता है कि डैन कूपर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए ये पैसे यहाँ पर कुछ थियोरिस्ट ये भी कहते हैं कि डैन कूपर ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था। उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बचे हुए 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिले। एविडेंस के तौर पर एफबीआई के पास सिर्फ डैन कूपर का स्केच और वो टिकट था जिस पर उसने खुद अपना नाम लिखा था, और एक टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड में लगी थी, जिससे ये पता चलता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने एफबीआई को आज तक उलझा के रखा है। आज भी एफबीआई की वेबसाइट पर इस केस की डिटेल्स मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चली। फाइनली 2016 में ये केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। कूपर तो गायब हो गया, लेकिन बहुत से सवालों को पीछे छोड़ गया, और इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। कूपर कौन था, आज तक किसी को नहीं पता। उस रात प्लेन से जंप करने के बाद वो सरवाइव कर पाया या नहीं, इस बात पर भी डाउट है। इस पर कई थ्योरीज आई। कूपर के इस केस के बाद कई ऐसी प्लेन हाईजैकिंग हुई जिसमें सेम तरीके से हाईजैकर ने प्लेन को हाईजैक किया और पैराशूट से जंप कर दिया, लेकिन वो सभी एफबीआई के द्वारा अगले ही दिन पकड़ लिए गए। लेकिन कूपर के केस में क्या हुआ? क्या कूपर सरवाइव कर पाया? और अगर कर पाया तो क्यों एफबीआई आज तक उसको पकड़ नहीं पाई? एफबीआई ने हर जगह इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने लोकल लोगों से डोर टू डोर बात करके भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जंगलों की, पहाड़ों की, और यहाँ तक कि वहां पे नदियों के अंदर भी सबमराइन के द्वारा भी रिसर्च की, सारी इन्वेस्टिगेशन की गई कि शायद कोई डेड बॉडी ही मिल जाए अगर वो मर गया है तो, या फिर पैराशूट का कोई टुकड़ा ही मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई सबूत हाथ नहीं लगा। डीबी कूपर के इस केस के बाद प्लेन के कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस किए गए। प्लेन में पीछे जो स्टेयरकेस होता था उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया, और प्लेन में सिगरेट स्मोकिंग बैन कर दी गई, और पैसेंजर्स के सामान की और पैसेंजर्स की अच्छी तरह से चेकिंग होने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग लास्ट मोमेंट पर कैश देके प्लेन का टिकट बुक करते थे उन लोगों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी। ये सारे अटेंशन इसलिए ताकि आगे से इस तरह की प्लेन हाईजैकिंग कोई प्लान ना कर सके। एक मजेदार बात ये हुई कि जिस बच्चे को बीच पर खेलते हुए ये नोट्स मिले थे उसको इनाम के तौर पर इसमें से ही कुछ नोट्स दे दिए गए। 2008 में ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने इन नोट्स का ऑक्शन किया ऑनलाइन। 15 नोटों के ऑक्शन करने के बाद इसको $37,000 मिले। ये केस उस वक्त इतना ज्यादा हाइप हुआ था, लोग इन नोट्स के लिए इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार थे। 2016 में एफबीआई ने डीबी कूपर के केस को फाइनली बंद कर दिया, और आज तक डीबी कूपर का केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। डीबी कूपर के बाद जितने लोगों ने भी प्लेन को हाईजैक किया और सेम तरीके से पैराशूट से कूदे, वो सब सरवाइव कर गए। तो आपको क्या लगता है, क्या डीबी कूपर सरवाइव कर गया होगा? कमेंट में बताइए। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका शुक्रिया।